नमस्कार दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि भारत किस तरह से उद्योग करता था। भारत में उद्योग धंधे किस तरह से लोगों के परिवार में विराजमान थे और उन्हीं उद्योग धंधों के द्वारा भारत बार बार सोने की चिड़िया बनता था। आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, देश का जो सारा धन था, जिसके कारण इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, वह सारा का सारा धन हमने व्यापार करके कमाया था, किसी और माध्यम से नहीं। यहाँ का सारा बाहरी व्यापार कारीगरी वस्तुओं का ही हुआ है। लोहा, नमक, रत्न, संस्कारित मसाले, ढेरों अन्य कारीगरी सामान आदि व्यापार की प्रमुख वस्तुएं रही हैं। 19वीं शताब्दी तक विश्व निर्यात के क्षेत्र में भारत अग्रणी बने रहने के कई प्रमाण आज उपलब्ध हैं। भारत के उद्योग, भारत की कारीगरी न केवल घर घर में व्याप्त थी, बल्कि बहुत ही उत्तम दर्जे की थी। भारत को सोने की चिड़िया नाम से प्रसिद्ध दिलाने में भारत के उद्योगों, भारत की कारीगरी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस दृष्टि से देखने पर भारत हमेशा से एक उद्योग प्रधान देश ही नजर आता है। पूरा देश विभिन्न तरह के औद्योगिक कौशल एवं कारीगरी उत्पादों का वैश्विक व्यापार ही हमारी अकूत धन संपदा का कारण था। अंग्रेजों के भारत में आगमन से पहले और उसके बहुत समय बाद तक भारत विश्व व्यापार में 25-30% की हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर रहा करता था। उस दौरान व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में कारीगरी उत्पादों और प्रसंस्कृत मसालों की प्रमुखता रही है, न कि कृषि उत्पादों की। भारत को कृषि प्रधान देश का ठप्पा लगाना और उसके माध्यम से हमारी अपने देश के बारे में इस तरह की छवि का निर्माण करना अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी। एक और उसे अपने बढ़ते साम्राज्य और उनके नए नए विशालकाय उद्योगों में लगने वाले कच्चे माल के लिए कई तरह के कृषि उत्पादों की जरूरत थी, कपास, नील इत्यादि। दूसरी ओर इन बड़े बड़े उद्योगों से निकले उत्पादों की सरलता से बिक्री के लिए भारत के गांव-गांव में फैले विकेंद्रीकृत उद्योगों, कारीगरी को बंद करना आवश्यक था। भारतीय कारीगरों से मिलने वाली कठिन प्रतियोगिता खत्म करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद की नीतियां अपनाकर हमारे कारीगरों को धीरे धीरे उनकी कारीगरी विधाओं से बेदखल कर दिया गया और उन सभी को कृषि के कार्य में विस्थापित किया गया। अन्यथा इसके पहले तक परंपरागत कुनबी, जिसे कुर्मी कहा जाता है, कुर्मी जाति के अतिरिक्त अन्य किसी भी जाति के लोगों को कृषि कार्य में संलिप्त होने की जरूरत नहीं थी। इस तरह हमारी सारी कृषि योग्य जमीन और हमारा सारा कृषि कार्य पीढ़ियों से विशेषज्ञ जाति ज्ञाति के पास सुरक्षित थी। अंग्रेजों और उनके बाद आज आज़ादी मिलने के 70 साल बाद तक हमारे बारे में हम पर थोपी हुई गलत धारणाओं के कारण ही कि हम एक कृषि प्रधान समाज हैं, हमारी नीतियां, हमारे सारे प्रोत्साहन कृषि क्षेत्र को दिए गए और उसका नतीजा हमारे सामने है। आज एक और भारत की विश्व व्यापार में भागीदारी घटकर 1-2% के आसपास आ गई है, जबकि दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में मिले ढेरों प्रोत्साहन के कारण और कारीगरी से बेदखल लोगों को कोई अन्य विकल्प न सुझाए जाने के कारण कृषि कार्य में उनकी क्षमता से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, जिसके कारण यह क्रम शुरू से ही घाटे की आजीविका रह गया है। कारीगरी क्षेत्र बहुत सारी नई कारीगरी विधाओं के साथ अभी भी देश में कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से देश में कारीगरी पर आधारित जनसंख्या
25 से 30 करोड़ आंकी गई है। परंतु जिस तरह का आर्थिक तंत्र कृषि क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता रहा है, विशालकाय ऋण माफी कार्यक्रम, ऋण प्रदायक तंत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रॉप लोन, कृषि सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव बैंक, व्यावसायिक और निजी बैंक, खाद एवं बीज आदि में मिलने वाली छूट, विभिन्न तरह की तकनीकी सहायता, स्वतंत्र मंत्रालय, विभिन्न विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, सरकारी एवं गैर सरकारी शोध संस्थाएं, देश भर में फैला कृषि विज्ञान केंद्रों का जाल इत्यादि, भंडारण एवं विपणन तंत्र, फसल बीमा एवं इसके अलावा अनेक प्रकार के बजटीय प्रावधान आदि के मुकाबले समूचा कारीगरी क्षेत्र एकदम अछूता सा रह गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम बताएंगे कि भारत किस तरह से उद्योग करता था, भारत में उद्योग धंधे किस तरह से लोगों के परिवार में विराजमान थे और उन्हीं उद्योग धंधों के द्वारा भारत बार बार सोने की चिड़िया बनता था, क्या सामाजिक व्यवस्था थी। इन सब विषयों पर हम अगली वीडियो में प्रकाश डालेंगे। आज के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।